Hey, hi everyone. Yesterday, that is on 17th मार्च EPFO की डेडलाइन ओवर हो चुकी है फॉर्म भरने की। तो आई होप कि जितने लोगों को फॉर्म भरना होगा दे हैव ऑलरेडी फिल्ड इट। नाउ टॉकिंग अबाउट यूपीएससी EPFO, सी इस ईयर इतना इसका बज़ क्यों है? बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर गुड जॉब। देखो, इस एग्ज़ाम के अलावा आप कोई और भी एग्ज़ाम देखोगे, बीट स्टेट पीसीएस, आप यूपी पीसीएस देखो, बीपीएससी देखो, यूपीएससी देखो, इवन बैंक पीओ का एग्ज़ाम भी आप लोगे तो वहाँ पे आपको 2 स्टेज देना होता है, स्टेज 1 स्टेज 2, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लियर द इंटरव्यू, फिर आपको फाइनल जॉब मिलेगी। बट इन दिस एग्ज़ाम सिर्फ 2 स्टेज हैं। द फर्स्ट वन इज़ रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड द सेकंड वन इज़ इंटरव्यू। और इन 2 स्टेज को क्लियर करने के बाद आपके हाथ में काफ़ी अच्छी जॉब होगी। डैट इज़ वाई यूपीएससी एस्पिरेंट के बीच में ना काफ़ी पॉपुलर जॉब है। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी ओवरलैप करता है यूपीएससी सीएससी से। तो जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेसिफिकली, उनको बहुत कुछ अलग नहीं करना होता है। इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट द मिनिमम रिसोर्स स्ट्रेटजी फॉर EPFO 2023। यहाँ पे हर टॉपिक के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए मैं आपको एक रिसोर्स बताऊँगा। कुछ जगह ऐसा भी होगा कि 4-5 टॉपिक रहेंगे और उनके लिए आपको सिर्फ एक रिसोर्स पढ़ना है। एंड दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक ऑल्सो, स्पेशली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके प्री और मेंस के बीच में पड़ेगा। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, उनका अगर प्री क्लियर हो जाएगा, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा कि एक्सक्लूसिवली EPFO के लिए प्रिपेयर करें। डैट इज़ वाई मिनिमम रिसोर्स आपके पास रहेगा तो आप काफ़ी इफेक्टिवली टाइम को मैनेज कर पाओगे। नॉट ओनली फॉर दोज जो यूपीएससी EPFO दे रहे हैं प्लस सीएससी दे रहे हैं, बल्कि ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो सिर्फ EPFO को टारगेट कर रहे हैं। जो सीएससी दे रहे हैं एंड EPFO दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो 30 डेज़ भी देंगे। 30 डेज़ में ऐसा नहीं कि 24/7 देना होगा, कुछ टाइम एलोकेट करना होगा EPFO के टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो काफ़ी आराम से एंड ईजिली वो कंप्लीट कर लेंगे। बट बिफोर एनीथिंग लेट्स टॉक अबाउट द एग्ज़ाम डेट, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन है इसको लेके। ये यूपीएससी का कैलेंडर है, आप यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन देखो। ये 4 डेट जो है यूपीएससी ने रिज़र्व किया है फॉर एनी अदर एग्ज़ाम जिसका शेड्यूल अभी तक आया नहीं है। नाउ कीपिंग इट सिंपल एंड क्लियर, इन चारों डेट में से किसी भी डेट को आपका एग्ज़ाम हो सकता है। पहला स्लॉट आपका 2 जुलाई को खाली है। दी सेकेंड स्लॉट इज़ 20 अगस्त, उसके बाद 8 अक्टूबर एंड लास्टली 17 दिसंबर। देखो, AOEO और APFC दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग होगा, डिफरेंट डेट पे होगा। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि हो सकता है दोनों का एग्ज़ाम एक डेट पे हो जाए 2 स्लॉट में, बट मुझे ये पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि क्राउड को मैनेज करना, बहुत लोग देंगे एग्ज़ाम एंड काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ APFC फील किए हैं और एक ही दिन इतने लार्ज स्केल पे मूवमेंट होगा। आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। मुझे लगता है कि दोनों एग्ज़ाम अलग अलग डेट पे होगा। हो सकता है पहला एग्ज़ाम आपका 2 तारीख को और दूसरा एग्ज़ाम 20 को, या फिर पहला एग्ज़ाम आपका 20 तारीख को हो और दूसरा एग्ज़ाम आपका 8 तारीख को। मुझे जो प्रोबेबल डेट लगता है वो यही 2 है, 15th और 18th वाला, 2 जुलाई एंड 20 अगस्त। और एक बात आप देखो, इतना ज़्यादा इस पे लोड मत लो, टेंशन मत लो आप। अगर आप यूपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हो तब 28 में तक आप उसी में बिज़ी रहोगे, कुछ और सोचने की ज़रूरत है नहीं। और उसके बाद इफ़ यू क्लियर प्रीलिम्स, आप मेंस में लग जाओगे एंड उस पीरियड में थोड़ा थोड़ा आप इसको भी टाइम देते रहना। और जिनका प्री क्लियर नहीं होगा वो तो पूरा इसको टाइम देंगे। बाकी जो सिर्फ EPFO की तैयारी कर रहे हैं वो आज से तैयारी स्टार्ट कर दें, 2 जुलाई को डेट मान के। उनके पास एटलीस्ट 4 मंथ है और मोर देन सफिशिएंट है प्रिपेयर करने के लिए। तो इस वक्त आपको कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता। आपको प्रिपरेशन करनी है तो अपने दिमाग में चीज़ें क्लियर रख लो कि आपके पास कितना टाइम है, उसको कैसे मैनेज करना है। जो CSC एंड EPFO दोनों दे रहे हैं उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस है इस वक्त, वो अभी सिर्फ प्री की तैयारी करें, प्री के बाद वो EPFO को देखेंगे। नाउ लेट्स सी द रिसोर्सेज देखने से पहले एक बार आप कट ऑफ देख लो लास्ट ईयर का। तो यहाँ आपको पता होगा कि 120 क्वेश्चंस आते हैं, ईच ऑफ 2.5 मार्क्स। टोटल रिटन पेपर आपका 300 मार्क्स का होता है। एंड लास्ट ईयर देखोगे तो जो जनरल था UR, उसका कट ऑफ था 187.39, 300 में से। डैट मीन्स कि 62-63% आपको स्कोर करना है एंड इट इज़ क्वाइट हाई। पेपर कंपैरेटिवली इजी होता है बट कंपटीशन बहुत टफ होता है एंड इसमें एक्यूरेसी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और यहाँ इंटरव्यू में आपको मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। जो UR हैं उनको मिनिमम 50, OBC को 45, SC को 40 एंड बाकियों का आप देख सकते हो। फाइनल कट ऑफ जो थी वो थी 259.33 और ये 400 में से है। सो अप्रॉक्सीमेटली यू हैव टू स्कोर 65%। यू कैन सी कि कितना टफ है 65% स्कोर करना।
जहां यूपीएससी सीएससी में 50% भी कट ऑफ नहीं जा रही है आजकल, वहीं ईपीएफओ में आपको 65% प्लस स्कोर करना होगा। ये कट ऑफ लास्ट ईयर का है, इस ईयर कितना कट ऑफ जाएगी किसी को नहीं पता, बट आप एक बेसिक आइडिया देख के लगा लो कि किस रेंज में आपको स्कोर करना है। 400 में से 260 कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, तो जब भी आप बेंचमार्क सेट करोगे उसके ऊपर ही सेट करोगे, जितना आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है, जितना आप अच्छा कर सको उतना ही देखना है। कोई एक पर्टिकुलर नंबर आपको दिमाग में लेके नहीं चलना है। देखो, जो ईपीएफओ देंगे मेनली दो टाइप के एस्पिरेंट हैं, दो कैटेगरी के। एक ऐसे होंगे जो सीएससी प्लस ईपीएफओ दोनों दे रहे हैं, और एक ऐसे होंगे जो सिर्फ ईपीएफओ दे रहे हैं। जो सीएससी एंड ईपीएफओ दोनों दे रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मैंने आपको बता दिया है। वो अभी 28 मई तक प्री के बारे में सोचेंगे, उसके बाद वो देखेंगे ईपीएफओ को। और जो सिर्फ ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से ईपीएफओ की तैयारी स्टार्ट कर दें। जो भी बुक मैं यहाँ बताऊँगा वो बेयर मिनिमम रिसोर्स है, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बस डिफरेंस ये आता है कि जो दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा इजी ये पड़ जाएगा कि कुछ चीज़ें वो पहले से ही सीएससी के लिए पढ़े रहेंगे, जो वो सिंपली अप्लाई करेंगे ईपीएफओ में। एंड जो सिर्फ ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनको सब कुछ नया पढ़ना होगा। नाउ देखो, सिलेबस को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला सीसेट है, दूसरा जीएस है, और जो थर्ड पार्ट है वो ईपीएफओ एक्सक्लूसिव है। इस तरह का डिवीजन करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो सीसेट और जीएस का पार्ट है वो सीएससी एंड ईपीएफओ दोनों में कॉमन रहेगा, एंड ओनली दे हैव टू स्टडी ईपीएफओ एक्सक्लूसिव पार्ट। नाउ लेट्स सी द रिसोर्सेज। देखो, जो सीसेट का पार्ट है उसमें पहला टॉपिक है जनरल इंग्लिश का। अभी हम 2021 का पेपर देखेंगे टू नो दी लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बट इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं। सिंपल ग्रामर होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड करेक्शन। इस टॉपिक को बिना पढ़े भी कर सकते हो। आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है तो आप आराम से इस टॉपिक को टैकल कर लोगे। बट आपको लगता है कि आपका ग्रामर थोड़ा वीक है और वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं है, तो आप नीतू सिंह की जनरल की बुक यूज़ कर लेना, जो कि एसएससी सीजीएल वालों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश आता है ना वो सीजीएल लेवल का ही होता है। इसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके लिए कोई भी आप फॉर्मूला बेस्ड बुक यूज़ कर लेना, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी नीतू सिंह की एक बुक आती है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है, आप उसको देख लेना। बट आर.एस. अग्रवाल की बुक बहुत मोटी हो जाती है। आई एडवाइस कि आपको नीतू सिंह के नोट्स मिले तो उससे प्रिपेयर कर लेना। बाकी जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो तो सीसेट में इसको देखेंगे ही। सो दिस इज़ योर सीसेट पार्ट। नाउ कमिंग ऑन टू जीएस पार्ट। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए सिर्फ एक बुक है, डेट इज़ स्पेक्ट्रम, एंड इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ईजी होते हैं और स्पेक्ट्रम से काफ़ी ईजिली निकल जाएंगे। दूसरा आपका इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ना है। जो सीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो तो सब कुछ पढ़ेंगे ही, बट ईपीएफओ में लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे आपके 70-80% क्वेश्चन बन जाएंगे। इकॉनमी बहुत बेसिक से आती है, आप 11th-12th क्लास के एनसीईआरटी देख लेना। 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आप मृणाल सर के चैनल पे जाना, वहाँ पे सर ने 2 वीडियोस बनाया है, लेक्चर ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसको देखने के बाद आप ये बुक पढ़ना तो काफ़ी ईजिली कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें एनसीईआरटी में ऐसी हैं जो आप समझ नहीं पाओगे और यूज़लेस हैं। एक छोटी इन्फॉर्मेशन जो 4-5 लाइनें बताई जा सकती है उनको 3 या 4 पेज तक खींचा गया है। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो पहले लेक्चर देख लेना, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना। एंड इफ़ योर बेसिक्स आर वेरी पुअर, आपको इकोनॉमिक्स के बारे में एबीसी भी नहीं पता है, तब आप संजीव वर्मा की बुक पढ़ना। संजीव वर्मा की बुक में भी सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको रेफर करने हैं। बेसिकली यहाँ पे बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स आती है, हाई फाई इकोनॉमिक्स नहीं आएगी। इसके बाद जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए मुझे लगता है सिर्फ एक ही बेस्ट रिसोर्स है, एंड दैट इज़ घटना चक्र। तो इधर यू कैन यूज़ घटना चक्र, या तो आप मेरे साइंस के 1 लाइनर नोट्स पढ़ सकते हो। इन दोनों में से कोई एक चीज़ करना है, दोनों चीज़ नहीं करना है। अगर आप घटना चक्र पढ़ रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि नोट्स प्रिपेयर कर लेना। बहुत मोटी बुक है, 600-700 पेज की है, और एग्जाम से पहले आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो इसके नोट्स प्रिपेयर करना। एंड इफ़ यू आर नॉट रेफरिंग द घटना चक्र देन यू कैन रेफर 1 लाइनर नोट्स। नेक्स्ट इज़ करंट अफेयर। जो यूपीएससी में करंट आता है वो थोड़ा एनालिटिकल होता है और स्टेटमेंट बेस्ड होता है, बट जो ईपीएफओ में करंट अफेयर आता है वो फैक्चुअल होता है और 1 लाइनर होता है। यहाँ पे आप 1 साल का करंट अफेयर पढ़ लेना। इसके लिए आप आई दृष्टि का कंपाइलेशन यूज़ कर सकते हो। देखो, एग्ज़ाम का जो डेट होगा ना उसके 1 महीने पहले तक आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जुलाई में एग्ज़ाम है तो मई तक करंट अफेयर आपका तैयार होना चाहिए। और बाकी जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो तो विजन की पीटी पढ़ेंगे ही, उनको उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट पीटी के साथ वो आई दृष्टि की कंपाइलेशन देख लेंगे, क्योंकि जो 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो स्टेट पीसेस से पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ से टैकल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ इकोनॉमिक्स में आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे और उसकी समरी पढ़िएगा आप। विजन आईएएस की समरी जो है वो अच्छी है, आप उसकी बुकलेट ले लो, एंड डेट विल सफाइज। नाउ कमिंग ऑन टू ईपीएफओ एक्सक्लूसिव पार्ट।
4-5 चीज़ें हैं आपकी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये ईपीएफओ एक्सक्लूसिव नहीं है, बट कंप्यूटर एप्लीकेशन आप सीएससी में नहीं पढ़ोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। बाकी जो ये ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस है ना, वो एपीएफसी में है, ये ईओएओ में नहीं मिलेगा आपको। तो जो लोग एपीएफसी और एओईओ दोनों की तैयारी कर रहे हैं वो इसको भी पढ़ेंगे। यहाँ पे सारे टॉपिक्स की बात की जाए तो आप इसके लिए एक बुक यूज़ कर सकते हो, एंड दैट इज़ करण चौधरी और सोनू बूरा की बुक आती है ईपीएफओ वाली, यू कैन सी द पिक। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, इसमें आपको इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कोई बुक पढ़ना है तो जनरल अकाउंटिंग के लिए 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी है, आप इस बुक को पढ़ लेना। और अकाउंटिंग जो है बहुत ईजी आता है, आपको डेबिट पता होना चाहिए कब हो रहा है, क्रेडिट कब हो रहा है, बेसिक बैलेंस शीट रीड करना आना चाहिए। यहाँ पे हर चैप्टर के पीछे समरी दी गई है, उन समरीज को आप अच्छे से पढ़ लेना। नाउ इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रेड यूनियन, डिस्प्यूट, ट्राइब्यूनल्स, इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से देख लेना। लेबर लॉज में आपको पता होगा कि 44 लेबर लॉज को गवर्नमेंट ने मर्ज करके 4 लेबर कोड बना दिया गया है, कोड ऑन वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर। आप इन 4 कोडों को पीआरएस से पढ़ लेना, पीआरएस में अच्छे से एनालाइज किया है, वहाँ से देख लेना इनके क्या प्रोविजंस हैं, इनके क्या एक्सेप्शंस हैं। और जो ये 44 लेबर लॉज हैं इनको भी आप देख लेना, बेसिक रीडिंग ले लेना, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लो। क्योंकि यहाँ पे देखो आपका कंपटीशन सिर्फ ऐसे लोग के साथ नहीं है जो सीएससी प्लस ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ भी है जो सिर्फ ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, और वो सब कुछ पढ़ेंगे, ए टू जेड सब कुछ पढ़ के आएंगे। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे थे और कितना टाइम आपके पास, सिर्फ मैटर ये करता है कि आपने करेक्टली अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है। तो आपको भी थोड़ा अपना लिमिट पुश करना होगा। लेबर लॉज में जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके आप हिस्ट्री देख लेना, जो जो कन्वेंशन साइन हुए हैं वो देख लेना, कुछ कन्वेंशंस ऐसे हैं जो इंडिया ने साइन नहीं किए हैं वो आप देख लेना, प्लस क्या क्या रिजोल्यूशंस पास हुआ है वो सारी चीज़ें आप देख लेना। इसकी वेबसाइट पे जाके इसकी पूरी हिस्ट्री को, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को आप रीड कर लो, एंड इसके आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में जो भी गवर्नमेंट की मेजर स्कीम्स हैं उनको आप देखना, उनके प्रोविजंस को देखना, कितना अमाउंट एलोकेट होता है वो देखना, क्या एज ग्रुप है, बेनिफिशरीज कौन कौन है आप वो देख लेना। लेट मी शो यू, ये देखो आप सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम्स, जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या बेनिफिट्स है, आपको यहाँ सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। और यहाँ पे जो माइन्यूट डिटेल्स है उनको भी आपको पढ़ना होगा। फॉर एग्जांपल मिनिमम मंथली एश्योर्ड पेंशन 3000, तो ये आपको नंबर याद करना होगा। एज ग्रुप 80 to 40, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मंथली इनकम बिलो 15,000। उसी तरह यहाँ देखो एनपीएस स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीडीएस स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा। तो ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिर्फ इतने ही नहीं है, आप कोई भी स्कीम की बुकलेट ले सकते हो। मुझे शंकर आईएएस की बुकलेट सबसे सही लगती है, काफ़ी एग्जॉस्टिव बुकलेट है वो, और उसमें आपको मेजर स्कीम ही फोकस करना है, सब कुछ मत पढ़ना, छोटी मोटी जो स्कीम है उनको आप छोड़ देना। सबसे पहले जो मेजर स्कीम्स हैं, जो बड़ी स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उन पे फोकस करिएगा, तो आपका 70 to 80% क्वेश्चन वहीं से निकल आएगा। जितने भी टॉपिक्स थे उनके रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजी की बात हमने कर ली है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप टाइम मैनेज करना सीख जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस को टैकल करना होता है एग्जाम में। आप इंग्लिश करोगे, आप मैथ्स करोगे, आप जीएस करोगे, आप ईपीएफओ के क्वेश्चंस करोगे, और 2 घंटे में 120 क्वेश्चंस करना है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो अगर आपने एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं किया होगा, इट्स वेरी पॉसिबल कि आप पेपर ही कंप्लीट ना कर पाओ। सो टू बी ऑन द सेफर साइड आप टेस्ट सीरीज़ लगा लेना। और टेस्ट सीरीज़ बहुत से कोचिंग्स के आते हैं, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज़ ले लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताएगा कि किस हिसाब से चीज़ें आपको पढ़नी है, क्योंकि सीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं और ईपीएफओ में जो क्वेश्चन आते हैं, दोनों के क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस होता है, थोड़ा टाइप में भी डिफरेंस होता है। हो सकता है कुछ टॉपिक्स को आप सीएससी के लिए उतना ध्यान से ना पढ़ो, बट ईपीएफओ के लिए आपको पढ़ना होगा। लेट मी शो यू, ये देखो आप लास्ट ईयर का पेपर है, पार्ट ए आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इस टाइम यू वेंट आउट एंड डैश योर ओन लिविंग। यहाँ पे आपको फिल करना है, 4 ऑप्शंस आपके पास है, अफोर्डेड, अर्नड, गेन्ड, वोन। सिंपल सी इंग्लिश है, द करेक्ट आंसर इज अर्नड। उसी तरह सेकंड देखो, द एलिफेंट फेल इनटू अ डैश द हंटर हैड सेट। हंटर क्या सेट करते हैं, तो ट्रैप सेट करते हैं। बहुत बेसिक इंग्लिश आता है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। उसी तरह यहाँ देखो एंटोनिम्स है आपका, एंड सिनोनिम्स पूछता है,
स्पॉटिंग एरर्स, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप कुछ जीएस से क्वेश्चन देखो, लाइक दिस वन 31st, वेयर डिड गांधी जी पुट इन हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915? हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ गांधी एज महात्मा? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? तो ईजी आता है, अगर आपने अच्छे से सीएससी की तैयारी की है, प्री की तैयारी की है, तो आपको केक वॉक लगेगा। कंप्यूटर भी बहुत टफ नहीं आता है। यहाँ देखो आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 GB ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं इस पीडीएफ को भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप एक बार पीडीएफ देख लेना। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन है वो ऑलरेडी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। नाउ द लास्ट थिंग इज़ कि आपको कुछ गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट वेबसाइट फॉलो करना है। द फर्स्ट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, द सेकंड वन इज़ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तीसरा ईपीएफओ का हुआ, चौथा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पांचवा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द सिक्स्थ वन इज़ पीआईबी। इनको आप रेगुलर इंटरवल पे विजिट करते रहना। और जब भी आप वेबसाइट विजिट करो, सिर्फ ऐसे स्क्रॉल डाउन मत करो, वेबसाइट को खोलो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगें तो उनको आप कॉपी पेस्ट करो, या तो आप कंप्यूटर के नोटपैड पे ही कॉपी पेस्ट कर लो, या तो आप सेपरेट नोटबुक बना लो। अपने दिमाग में आप एक चीज़ क्लियर रखो, कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो वो एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो। कोई भी वेबसाइट पे आप आधा घंटा 15 मिनट दे रहे हो तो कोशिश करना कि वहाँ से कुछ कंटेंट आपको मिल जाए जो आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सको। सिर्फ नेट सर्फिंग नहीं होता है कि देख लेते हैं क्या चलता है। जब तक आप लिखोगे नहीं, नोट डाउन नहीं करोगे, आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। और वेबसाइट पे विजिट करना इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपको पता चलता रहे कि लेटेस्ट हैपनिंग क्या है, क्या अपडेट आ रहा है। कुछ स्कीम गवर्नमेंट की ऐसी होती है जो गवर्नमेंट बहुत ही ज़ोर शोर से प्रमोट करती है। आप वेबसाइट खोलोगे तो पहले उसी स्कीम का आपको प्रमोशन दिखेगा, तो ऐसे स्कीम्स की एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मिलेंगी। तो प्लीज़ डू विजिट द वेबसाइट ऑन रेगुलर इंटरवल। हमेशा नहीं देखना है, एक हफ्ते में आप खोल के देख लो क्या चला इन वेबसाइट्स पे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो आप नोट डाउन कर लो। नाउ आई थिंक कि मैंने होलिस्टिकली चीज़ों को कवर कर दिया है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। एंड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।